11 मार्च 1948 ढाका में जुमा की नमाज के बाद बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं और एक जुलूस की शक्ल में मशरकी बंगाल के वज़ीर आला ख्वाजा नाज़मुद्दीन के घर की तरफ बढ़ते हैं। लोगों का मुतालबा था कि बंगला ज़ुबान को पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान करार दिया जाए। जुलूस के शुरका इस बात पर बहुत नाराज़ थे कि पाकिस्तान के जो नए सिक्के और टिकट्स बनाए गए हैं उन पर बंगला ज़ुबान की बजाय उर्दू ज़ुबान छापी गई है। इस एहतजाज को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया जाता है, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में लोग जख्मी हो जाते हैं, जिनमें इस जुलूस की क़यादत करने वाले मौलवी अबुल कासिम फजलुल हक भी शामिल थे। के फजलुल हक पाकिस्तान के वो सियासी रहनुमा थे जिन्होंने 1940 में करारदाद पाकिस्तान पेश की। नाज़रीन, मैं हूँ काशिफ रज़ा। आज हम इस साने की पहली एपिसोड पर बात करेंगे। 1948 में चिटागांग से कोयटा तक हर तरफ एक ही बहस थी कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान क्या होगी, उर्दू, बंगला या फिर दोनों। और इस सारे तनाज़ा का मरकज़ था मशरक़ी पाकिस्तान का मरकज़ी शहर ढाका। 1948 में इसी मसला पर अवाम से बराह रास्त बात करने के लिए बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ढाका तशरीफ़ ले गए। 21 मार्च 1948 से ढाका शहर का रेस कोर्स मैदान सज गया और लाखों की तादाद में लोग जलसागाह पहुँच गए। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सबसे पहले बंगाली अवाम को उनकी कुर्बानियों और जद्दोजहद आज़ादी पर मुबारकबाद पेश की। उसके बाद उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू होनी चाहिए, और उसके लिए उन्होंने ये दलील पेश की कि कोई कौम उस वक़्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसकी एक कौमी ज़बान ना हो। बंगाली अवाम इस बात पर ज़रूर गौर करें कि बंगला को मशरक़ी बंगाल की सरकारी ज़ुबान बनाया जा सके। बंगाली अवाम आपकी बहुत इज़्ज़त करते थे, लिहाजा आपकी तकरीर के बाद इस मौजू पर बहस ख़त्म हो गई। लेकिन जब इसी साल 11 सितंबर को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफ़ात हुई तो ये बहस दोबारा सर उठाने लगी। बंगाली लीडर्स के जज्बात भड़कने लगे। उन्होंने 23 जून 1949 को एक अलहदा सियासी जमात बना ली जिसका नाम अवामी मुस्लिम लीग रखा गया, जो कि बाद में सिर्फ अवामी लीग रह गई। इस जमात के पहले सदर मौलाना बाशानी थे और इसके जॉइंट सेक्रेटरीज में तहरीक पाकिस्तान के एक स्टूडेंट शेख मुजीबर रहमान का नाम भी शामिल था। ज़बान के मसला को लेकर बनने वाली ये पार्टी शुरू दिन से ही अपने काम में लग गई, यानी बंगला ज़बान को पाकिस्तान की कौमी ज़बान करार देने की जद्दोजहद। लेकिन 26 जनवरी 1952 को एक बंगाली रहनुमा के एक बयान से सूरत हाल बिगड़ गई। हुआ कुछ इस तरह के 26 जनवरी 1952 को उस वक़्त के वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़मुद्दीन, जो कि ख़ुद भी एक बंगाली रहनुमा थे, ने एक बयान जारी किया कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू ही होनी चाहिए। नाज़रीन, वक़्त की मुनासबत से ये बयान बहुत ज़रूरी था क्योंकि उस वक़्त पाकिस्तान का आइन अपने इब्तदाई दिनों में था और ज़ाहिर है कि ज़बान के मसले को भी हल करना ज़रूरी था। दूसरी तरफ अवामी लीग इस बयान पर बहुत नाराज़ थी, जिसके बाद मशरक़ी पाकिस्तान में मुजाहरे और एहतजाज शुरू हो गया। इन मुजाहरों को रोकने के लिए 20 फरवरी 1952 को पूरे ढाका शहर में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया। लेकिन ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने इस पाबंदी को मानने से इनकार कर दिया और अगले ही दिन सड़कों पर निकल आए और पुलिस पर पथराव किया। इस मौका पर पुलिस की फायरिंग से 5 स्टूडेंट्स हलाक हो गए। लिहाजा अगले ही दिन पूरे मशरक़ी पाकिस्तान में हंगामे फूट पड़े और अवामी लीग के रहनुमा इस तशद्दुद को हवा देने लगे। पुलिस ने फिर फायरिंग शुरू कर दी और एक बार फिर लाशें गिरी। इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पूरे ढाका शहर में फ़ौज तलब कर ली गई और कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। अवामी लीग ने 23 फरवरी 1952 को ढाका में मुकम्मल हड़ताल के साथ साथ एहतजाज की भी कॉल दे दी। चूँकि इस सारे एहतजाज का मरकज़ ढाका यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी को ही कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया। इसके बाद देखते देखते मुजाहरों और एहतजाज में कमी आने लगी, लेकिन इस सारी सूरत हाल से अवामी लीग ने भरपूर सियासी फ़ायदा उठाया। मार्च 1954 में मशरक़ी पाकिस्तान में प्रोविंशियल इलेक्शन का इनेकाद हुआ। ये पाकिस्तान के पहले सूबाई इलेक्शन थे और सिर्फ मशरक़ी बंगाल में ही होना थे। अवामी लीग इस मुकाबले के लिए भरपूर तैयारी करी थी। उसने बाकी 3 कौमपरस्त बंगाली जमातों के साथ अलायंस किया, जिसको यूनाइटेड फ्रंट या जुक्तो फ्रंट का नाम दिया जाता है। इस इत्तेहाद का बुनियादी मकसद मशरक़ी बंगाल को मुकम्मल खुद मुख्तारी दिलाना और बंगला ज़बान को पाकिस्तान की कौमी ज़बान करार देना था। नाज़रीन, 9 से 11 मार्च को वोटिंग होती है और हैरान कुन नतीजे आते हैं, यानी यूनाइटेड फ्रंट के 97% और मुस्लिम लीग के सिर्फ 3%।
یہ مسلم لیگ کے لیے کتنی عبرتناک شکست تھی آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یونائٹڈ فرنٹ نے حکومت بنائی اور وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے AK فضل الحق۔ جکتو فرنٹ کی فتح کے بعد 19 اپریل 1954 کو اس کا دیرینہ مطالبہ بھی مان لیا گیا، جس میں اردو زبان کے ساتھ بنگالی زبان کو بھی قومی زبان کا درجہ دے دیا گیا، لیکن ان کا دوسرا مطالبہ کہ مشرقی بنگال کو مکمل خود مختاری دی جائے ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ اس مطالبے کی وجہ سے ایک بار پھر تشدد بڑھنے لگا اور مظاہرے پھوٹ پڑے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بڑی تعداد میں باہر سے RSS کے لوگ مشرقی پاکستان میں داخل ہوئے اور ان فسادات میں ان کا کلیدی کردار تھا۔ ان حالات میں 23 مئی 1954 کو گورنر جنرل غلام محمد نے اس اتحادی حکومت کو برطرف کر کے گورنر راج لگا دیا اور بنگال سے ہی تعلق رکھنے والے سکندر مرزا کو گورنر کا عہدہ سونپ دیا گیا۔ مشرقی پاکستان میں ایئر فورس کے طیاروں کے ذریعے پرچیاں گرائی گئیں کہ AK فضل الحق ملک توڑنا چاہتے تھے، لہٰذا ان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یوں پاکستان کی پہلی منتخب حکومت جس نے 97% ووٹ لیے تھے پر غداری کا الزام لگا کر گھر بھیج دیا گیا۔ 1963 میں عوامی لیگ کے سربراہ حسین شہید کے وفات کے بعد شیخ مجیب الرحمان اس پارٹی کے صدر بن گئے اور یہ اس وقت مشرقی پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی تھی۔ ناظرین، یہاں سے پاکستان کی بنیادیں ہلنا شروع ہو جاتی ہیں اور ہر طرف افراتفری اور تشدد کا عالم چھا جاتا ہے۔ ان میں سب سے بڑا واقعہ مشرقی بنگال کے قریب علاقہ میں پیش آیا جس میں بھارت نے مشرقی پاکستان پر حملہ کر کے سینکڑوں بنگالیوں کو ہلاک کر دیا۔ آخر کیوں اور کس نے کہا تھا کہ اگر 10 لاکھ بھی بنگالیوں کو جان دینا پڑی تو دیں گے؟ یہ سب جاننے کے لیے آپ اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔